हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा यूपीएससी पे। तो भाई आज जो है हम लोग अपने 8वीं की ज्योग्राफी का जो हमारा पुस्तक है, जो बुक है, उसमें हम लोग अगला चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें अगले चैप्टर को एकदम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले ही हम बता चुके हैं कि ये बुक आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट और बेहद ही ज़रूरी है। जो भी व्यू से देखोगे उस नज़रिए से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखेगा। ठीक है, अगर मेरा बात नहीं मानना है तो थोड़ा सा कुछ आप भी एफर्ट लगाओ और थोड़ा सा देखो बुक को एक बार, तो समझ में आ जाएगा। आप सभी को मालूम है कि हम लोगों का जो प्रीवियस लेक्चर था वो इस टॉपिक पे था, जो है हमारा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। और इससे प्रीवियस हम लोग रिसोर्स के ऊपर कवर कर चुके हैं टॉपिक, राइट। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते चल रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एग्रीकल्चर पे, जिसका नाम ही है कृषि। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई एग्रीकल्चर क्या, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, कि एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट तो हम लोग, ये जो टॉपिक है हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्या, इको में पढ़ते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये बात तो सत्य है कि इस टॉपिक को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेगा। तो यहीं पे अगर हम कुछ चीज़ों को बता दें तो आपको थोड़ा सा एक अच्छा नज़र मिले, अच्छा व्यू मिल जाए अपने नोट्स मेकिंग के लिए। ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम आपको दिखा दे वे पूरे के पूरे क्वेश्चन। इस टॉपिक से रिलेटेड देखो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में, 2021 में और भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट उसे मैं लेकर नहीं आया। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन लेकर आया हूं, 2 प्री का और 2 मेंस का। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे, राइट। उसके बाद हर एक पॉइंट को इस चैप्टर के अंदर हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर जान रहे हैं कि ये जो टॉपिक है ये एग्रीकल्चर वाला, वो आपका इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, तो आप कुछ नोट्स का इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे अपने नोट्स को, कि इसको एक जगह लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स में जो भी टॉपिक आप पढ़ें अगर इससे रिलेटेड उसको, और यहाँ ज्योग्राफी में जो पढ़ रहे हैं इसको, दोनों को एक साथ मर्ज करके लिखेंगे तो आपका ये नोट्स बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ही अच्छा होगा। मेरे कहने का तात्पर्य, मुझे उम्मीद है कि आप भली भांति समझ गए होंगे। ओके, तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप एग्रीकल्चर वाले इस टॉपिक को नोट्स बना रहे हैं तो ये ज्योग्राफी के टॉपिक में, ज्योग्राफी के बुक में इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि इससे हम इकोनॉमिक्स में भी कवर करेंगे, तो एक पेज ऐसा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, या किसी अदर एक कॉपी में, या 4-5 पेज लेकर के अलग से जो प्रिंटेड वाला पेज आता है उसमें आप इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी फाइनली आप थोड़ा अपना भी कुछ बुद्धि का प्रयोग करेंगे और अपने नोट्स मेकिंग को एक अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर आते हैं और आगे देखते हैं कुछ चीज़ों को। सबसे पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं इस बुक में। सबसे पहले तो बात करें, 6वीं कंप्लीट है हमारा, 7वीं का बुक कंप्लीट है हमारा, हम शुरू किए हैं 8वीं का। ठीक है, 8वीं स्टार्ट किए, 8वीं में हमारा संसाधन यानी कि रिसोर्स कंप्लीट है। ये वाला भूमि, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन ये कंप्लीट है। आज हमारा जो टॉपिक है इसके ऊपर है। हमारा वीडियोस जो है, हमारा लेक्चर जो है ये कृषि को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ध्यान से चलो, एकदम अच्छे से चलो और अच्छे से पढ़ो। प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं है कि एकदम ये सोच ले कि हमें पूरा का पूरा ज्ञान आज ही प्राप्त हो जाए, तो फिर संभवतः है, आज मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। पूरे के पूरे एक लेक्चर में पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर बात करें इस एग्रीकल्चर का, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि एग्रीकल्चर है क्या, व्हाट इज एग्रीकल्चर, राइट। क्या देखेंगे, व्हाट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, ध्यान से देखना आप इस चीजों को, व्हाट इज एग्रीकल्चर, राइट। अब एग्रीकल्चर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है,
थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे पूरा फुल्ली फॉर्म में यहाँ जो है मेंशन्ड है, ठीक है। एग्रीकल्चर, फिर देखेंगे यहाँ पे हम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, क्या देखेंगे, यहां से हम देखेंगे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। अब टाइप ऑफ एग्रीकल्चर देखने के बाद अगर हम बात करें तो फिर हम कहां किधर की ओर बढ़ेंगे, तो आओ देखते हैं कि फिर किधर बढ़ेंगे, राइट। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर देखने के साथ साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इसमें कुछ कुछ मेजर ऐसे पॉइंट है जिसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ओके। बाकी चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को और देखते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये टॉपिक बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, देखो अगर हम बात करें तो आप एक चीज को ध्यान रखना कि अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका वेटेज क्या है हमारे प्रिपरेशन में, तो आप ये देखो, ये 8 क्वेश्चंस का वेटेज रखा था। कब? 8 क्वेश्चन यहां से पूछा गया था आपका 2018 में। 2018 में इस 8 क्वेश्चन का वेटेज रखा था ये टॉपिक, ठीक है, ये एग्रीकल्चर वाला। तो सोच लो कि कितना वेटेज है इसका, कितना इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। तो इसे अच्छे से तैयार करो, देखो बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे की चीजों को आप अच्छे से इजीली समझ पाओगे, नहीं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर बात करें तो ये 8 क्वेश्चन का वेटेज जो है किस किस टॉपिक से रहा, मतलब क्या क्या पढ़ना होता है इसके लिए, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, इसमें कि मतलब इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको तो सबसे पहले यहाँ पे देखना होता है, यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट स्कीम आता है, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम या मान लो हमारा प्रोग्राम्स, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स या प्रोग्राम आते हैं उसको देखना होगा। फिर इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीजों को देखना होता है, इशूज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट या डायरेक्ट चीजों को देखना होता है, ठीक है, ठीक है, रिलेटेड टू इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट चीजों को देखना होता है, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें तो यहां पे मेजर क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न इसको देखना होता है, ठीक है। फिर अगर बात करें तो रिसेंट डेवलपमेंट को देखना होता है, ठीक है। और इन सारी चीजों को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं और एक दो और टॉपिक को इसमें करंट से रिलेटेड चीजों को जोड़ लेते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स एक बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बेहतर व्यू देना है आपको इसे, तो मुझे उम्मीद है कि आप आराम से इन सब चीजों को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहां पे हम चले इस टॉपिक को पहले देखने की कोशिश करें, तब जाकर के हम इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, तब इसे सॉल्व करने की हम लोग चाहेंगे, सॉल्व करेंगे, उधर सॉल्व की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि ये क्या है, मैं बात कर रहा हूं इस शब्द की, एग्रीकल्चर, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें तो इधर अगर हम जाएंगे तो फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा टाइम हमारा इंगेज होगा, राइट। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज एग्रीकल्चर, अगर हम बात करें व्हाट इज एग्रीकल्चर की तो ध्यान से देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो व्हाट इज एग्रीकल्चर, राइट। चलो व्हाट इज एग्रीकल्चर के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर हम कहें कि ये प्लांट्स है, राइट, अगर हम कह रहे हैं तो आप भी सोचो तो थोड़ा, ठीक है, कि प्लांट्स है, राइट, और ये प्लांट्स से फिनिशेड, ठीक है, फिनिशेड प्रोडक्ट, ठीक है, फिनिशेड प्रोडक्ट तक जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये प्लांट से लेकर के फिनिशेड, ठीक है, फिनिशेड प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट तक जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अगर हम कहें कि अगर एक प्लांट्स है यानी कि कोई पौधा है और यहां से जब प्रक्रिया स्टार्ट होती है, इसके ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है और वह आता है कहां तक, ये फिनिशेड, कहां तक,
बात करें ये फिनिशड, जब हमारा वो प्रोडक्ट बन जाता है, यहां तक की ये प्रक्रिया जब आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? तो इसे ही तो हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर कहेंगे। इसे ही हम क्या कहेंगे? कृषि कहेंगे। कहां से? ये प्लांट से लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू फिनिशड प्रोडक्ट तक अगर वो प्रक्रिया चल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे क्या? एग्रीकल्चर कहेंगे, राइट। एकदम नीजी और एकदम इजी लैंग्वेज में मैं आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश किया, राइट। मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों को आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम बात करें तो आपका एनसीईआरटी भी यही मेंशन कर रहा है, ठीक है, आपका एनसीईआरटी भी यही मेंशन कर रहा है। अगर इस लाइन को अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, पौधे से परिकृष्ट उत्पादक तक के रूपांतर के 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया सम्मिलित हैं, ठीक है। तो यही है, इसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर आप इसको चाहो तो अच्छे से पढ़ो तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 2 ऐसे बच्चे हैं जिसका नाम है गुरप्रीत, मधु और टीना, मतलब 3। एक गांव से गुजर रहे थे, वहां उन लोगों ने एक किसान को देखा, ठीक है। किसको देखा? किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए वह अभी खाद डाला है। उसने बच्चे से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तन करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा, ठीक है। तो यही है कि पौधे से परिकृष्ट उत्पादन तक के रूपांतर को कृषि कहते हैं और इसे 3 पार्ट में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है, यानी कि इसे 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर हम देखें तो 3, राइट। 1 मिनट, यहां ये पेज रहा, इसको देखो और यहां आ जाओ। चलो, यहां की अगर हम बातें करें तो ये कह रहा है कि 3, ठीक है, ध्यान से देखना। आप अगर चाहो तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतर नोट्स बनेंगे आपके। मैं कह रहा हूं ना, एकदम बेहतर ढंग से आपका ये नोट्स तैयार हो रहा है, ठीक है, ठीक है। 3, ठीक है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, ठीक है, ये रहा। तो कौन कौन सा है? पहला है आपका प्राइमरी, ठीक है, पहला है आपका प्राइमरी, ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला आपका क्या है? अगर मैं अच्छे से नोट करूं तो अच्छे से देखो, ठीक है। देखो, शॉर्ट नोट्स कुछ ऐसा ही बनाया जाता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपका कुछ इस प्रकार से ही बनता है। अगर आप चाहोगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा तो शायद मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ इसी प्रकार से आपको सजेस्ट करूंगा शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। तो पहला है आपका प्राइमरी, प्राइमरी यानी कि इसको हम लोग प्राथमिक, ठीक है, कहते हैं। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी, सेकेंडरी, और थर्ड है हमारा क्या है? थर्ड हमारा है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? तृतीयक, ठीक है। तो देखो, ये 3 प्रकार की आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 3 टाइप के आपको ट्रेसेरी, ठीक है, देखने को मिलता है। देखो, अगर हम बात करें इस प्राइमरी की, ठीक है, इस प्राइमरी की अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस प्राइमरी की बात करें तो ध्यान से देखोगे, ओके। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो देखिए, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, ठीक है, ये क्या है? एक मिनट, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है। तो देखो, अगर लिखना चाहो तो प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन निष्कर्षण जो है ये कहलाता है, ठीक है, ठीक है। और वहीं सेकेंडरी की बात करें तो आपको सेकेंडरी में अगर लिखना चाहो तो प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्स, यानी कि प्रोसेसिंग लिख लो अगर चाहो तो, प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्स, ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्स। प्रोसेसिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसंस्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसंस्करण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी होता है। अगर वही बात करें थर्ड की तो ये हमारा है, इसको हम क्या कहेंगे? देखो ध्यान से,
यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो जितना भी सर्विस है, ठीक है, जितना भी हमारा सर्विस है, सर्विस वाला जो सेक्टर है उसी वह इसमें आता है। जैसे कि आपको एग्जांपल्स के तौर पे आप ले सकते हो, जैसे कि बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग के बाद आप ले सकते हो यहाँ पे इंश्योरेंस, बीमा, ये सारी के सारी क्या है, ये सारे के सारे आपके सर्विस हैं। और ये प्रोसेसिंग में आप ले सकते हो, अगर चाहो तो आप प्रोसेसिंग में क्या ले सकते हो, प्रोसेसिंग में एग्जांपल ले लो। अगर वहीं अगर यहाँ पे प्राइमरी की पहले एग्जांपल अगर हम दें तो यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा फिशिंग, ठीक है, ये सारी चीजें। मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं, अगर मुझे उम्मीद है कि यहाँ से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो, ये तो मैं एक व्यू लेकर आपको बताया। अब यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर इसका क्या उपाय होगा। अब देखो, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, ठीक है, प्राथमिक क्रिया, ठीक है। प्राइमरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूडेड ऑल दोज कनेक्टेड विद द, ठीक है, एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोड्यूशन, ठीक है, ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो चीज से नेचुरल रिसोर्स से कनेक्टेड है उसे ही हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं, यानी कि प्रथम, ठीक है, जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से हो। वहीं बात करो तो इसमें आएगा आपका एग्रीकल्चर, मत्स्य और संग्रह के, ये संग्रह इनके अच्छे उदाहरण के रूप में आपको यहाँ पे एनसीईआरटी जो है दिखा रहा है, ठीक है। बात अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको चीजें अच्छी से समझ में आएंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे तो फिर हमें कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करें तो यहां से स्टार्ट होता है आपका द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक क्रिया, ठीक है, यह है आपका द्वितीयक क्रिया। इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, ठीक है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, क्या इस्पात विनिर्माण, यानी कि इस्पात का विनिर्माण होता है, डबल रोटी पकाना, ठीक है, और कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं के उदाहरण है, यानी कि द्वितीयक। और थर्ड तृतीयक क्रिया में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है, जैसे कि यातायात, व्यापार, बैंकिंग और बीमा। ये सब के सब क्या है, ये आपके थर्ड में आएंगे, तृतीयक में आएंगे, ठीक है। अगर बात करें तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, राइट। इन सब चीजों का ध्यान से देखिएगा, कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। अगर बात करें तो फलों, सब्जियां, फूल को उगाना और पशु का पालन इसमें शामिल होता है, जैसे कि कृषि की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें तो विश्व में 50% लोग, ठीक है, विश्व के जो 50% जो हैं वर्ल्ड के, यानी कि ये पूरे विश्व की बात करें तो वर्ल्ड के आपके, ओहो सॉरी, इस वर्ल्ड की अगर हम बात करें, वर्ल्ड की 50% ऐसी पॉपुलेशन है, 50% कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जो आपकी इस एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ठीक है। अगर वहीं इंडिया को देखें, इंडिया में तो इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन जो है आपका एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, 2/3 जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो ये जो चीजें हैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज को इनहेंस करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप यूज करना अपने आंसर राइटिंग में, या क्वेश्चन भी पूछेगा। अगर बात करें तो अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य होती है। ये सारी चीजें आप तो पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप तो अच्छे से जान रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें कहीं भी डाउट क्रिएट नहीं कर रही होगी। और एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का मुझे ये लाइन लगा कि आप देखो, कुछ चीजें हैं क्या, जो ये कल्चर है, ध्यान से देखना, ये कल्चर लिखा है, राइट। मुझे उम्मीद है कि मैं जो सर्कल से डिनोट कर रहा हूं उन सब चीजों को आप देख रहे हैं। अगर हम इसमें एग्री को जोड़ दें, ठीक है, अगर हम इसको एग्री को जोड़ दें, इसमें अगर हम एग्री जोड़ दें तो ये एग्रीकल्चर बनेगा, राइट। तो एग्रीकल्चर क्या है, यानी कि कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। अगर यहीं सेरी को जोड़ दें यहां पे तो सेरी प्लस कल्चर, सेरीकल्चर हो जाता है। और सेरीकल्चर क्या कहलाता है, इसको इंग्लिश में भी सेरीकल्चर ही कहेंगे।
तो सेरिकल्चर क्या होगा? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन या कृषि की आय के पूरक हो सकता है। वहीं पीसी को जोड़े, पीसी प्लस कल्चर, तो पीसी कल्चर कहलाएगा। और पीसी कल्चर क्या होगा? विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन करना, वो पीसी कल्चर कहलाता है। वहीं वीटी को कल्चर से जोड़ दे तो ये बीटी कल्चर कहलाएगा, राइट। वीटी कल्चर, अंगूर की खेती क्या कहलाता है? वीटी कल्चर, इसको वृक्ष कृषि भी कहते हैं। एक लास्ट होता है हॉर्टिकल्चर, राइट। हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर को हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक उद्योगों के लिए सब्जी और फूलों और फलों को उगाना, ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है भाई, ठीक है, मेंस में, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। देखो मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना आप। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, ठीक है, यहां देखो, हाँ देखो 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 देखो, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है। देखो यहां देखो, जिसका शॉर्ट फॉर्म NHM है। इन द boosting the produce, ठीक है, productivity and income of horticulture farms however has the succeed in the increasing the income of the farmers, ठीक है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन देखो, अगर हम बात करें कि थोड़ी बहुत नॉलेज, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज आप गेन कर रहे हैं और उसके बाद इसमें करंट के कुछ इश्यूज को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाएंगे। देखो इसमें कुछ लिखने की नीड नहीं होती। अगर बात करें तो खूब से खूब या तो ये क्वेश्चन 150 वर्ड का होगा, ठीक है, इससे ज्यादा का तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये लिखने का होता है, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं, कुछ 4-5 पॉइंट की फॉर्म में रखेंगे तो आराम से इन सब चीजों को अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। पहले चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। मुझे उम्मीद है कि मेरे बातों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए कृषि तंत्र होता है, ठीक है, क्या होता है? कृषि तंत्र होता है। अब उस कृषि तंत्र को समझने के लिए मुझे आपको एक अच्छे से समझाना होगा। देखो अब ये कृषि तंत्र क्या है, देखो पहले समझो कृषि तंत्र है क्या, ठीक है। ये है कि कृषि, ठीक है, या खेती, ठीक है, कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है, ठीक है। कृषि को या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसे तंत्र के रूप में क्यों देखा जाता है? देखो इसके महत्वपूर्ण निवेश जो होता है क्या होता है? बीज होता है। इसका महत्वपूर्ण निवेश जो होता है ये बीज होता है। निवेश समझ रहे हो ना? इंपॉर्टेंट इनपुट आर सीड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए? बीज ही ना है इसके लिए। इंपॉर्टेंट निवेश क्या है? इसके लिए बीज ही उभर कर आएगा, ठीक है। उसके बाद उर्वरक है, मशीनरी है और श्रम है। अर्थात वही श्रमिक, ठीक है। बात करें जुताई और बुआई, ठीक है, ओके, राइट। तो इन सब चीजों को देखिए, तो यहां देखिए ये आपको एकदम पिक्चर फॉर्म में अच्छे से जो है आपको डिफाइंड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें आपको यहां से क्लियर कर दिया, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये बुक ऐसा है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहने देगा। अगर अच्छे से आपको पढ़ने आ गया, इसको आपने इसको अच्छे से समझ लिया, तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, राइट। तो ये बेस्ट है, राइट। मुझे लगता है कि हम लोग कुछ पेज आगे आ गए हैं, पीछे करते हैं, ठीक है। अब चलो, अगर हम यही देखिए तो यहां से देख सकते हैं आप पूरे के पूरी चीजों को अच्छे से क्लियर है आपका। कृषि जो है कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति जो है इस पिक्चर में आपको दिखा रहा है, राइट, ओके, दिखा रहा है और आप अच्छे से देख रहे हैं इस पिक्चर फॉर्म से, ठीक है। अगर वही बात करें तो भौतिक और मानवीय कृषि निवेश जो है कुछ इस प्रकार से है आपका। अगर बात करें तो इसके लिए बीज होना जरूरी है, कुछ रसायन का होना जरूरी है, ठीक है। पिक्चर में पूरा क्रिस्टल क्लियर है, निवेश का, मशीनरी का, प्रक्रम का, निर्गत का, तब जाकर के आपको फसल यहां से प्राप्त होता है, राइट। अगर वही बात करें भौतिक तो सूर्य प्रकाश, वर्षा, मृदा का होना, ढाल का होना, तापमान का होना, तो ये प्राकृतिक निवेश कुछ इस प्रकार से इस फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, राइट। अगर वही बात करें मानवीय निवेश की तो भंडारण, सबसे पहले तो रसायन की, फिर मशीनरी की, फिर श्रम की और फिर भंडारण, तो कुछ इस प्रकार
तरह से जो है आपको चीजें देखना होता है। ठीक है, ये तो इनपुट रहा, हमारा निवेश रहा, इनपुट रहा। ठीक है, तो इन चीजों को अच्छे से अगर देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर वही बात करें कृषि के प्रकार के, टाइप ऑफ कृषि, कृषि के कितने प्रकार हैं, राइट। तो कृषि की प्रकार की अगर देखेंगे तो कृषि के प्रकार जो हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निर्वाह खेती, ठीक है, ठीक है सब, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो कृषि, विश्व में कृषि विभिन्न तरीके से की जाती है, राइट। तो ये सारी चीजें तो आप जानते हैं कि सच में विश्व में कृषि जो है विभिन्न तरीके से की जाती है। ओके, भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकार की भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला जो है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। सॉरी, मैंने कुछ और ही बोल दिया। ठीक है, अब अगर ये जो गहन निर्वाह कृषि बताएं और आदिम निर्वाह कृषि, ये निर्वाह कृषि के पार्ट है। ठीक है, ठीक है, तो ये निर्वाह कृषि पहले देखो। इस प्रकार की कृषि जो है कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। यानी कि अगर बात करें तो निर्वाह कृषि अगर कोई कर रहा है तो आप इस प्रकार से उसको देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर की पोषण के लिए, अपने पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि हमारे परिवार के लिए जितना उपयोगी अनाज है उतना अगर हम भंडारण कर लेते हैं, उसको उतना स्टोर कर लेते हैं, तो वह कृषि जो होगा निर्वाह कृषि कहलाएगा। समझिएगा बात को, वह क्या कहलाएगा, वह निर्वाह कृषि कहलाएगा। और यहां पे पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। यह राइट बात है, एकदम यहां से सच में क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं यहीं पे, तो ये निर्वाह कृषि करने के लिए अधिक उपज जो है अधिक कैपिटल की जरूरत नहीं है और ना ही अधिक प्रौद्योगिकी की जरूरत है। यानी कि बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजी की भी जरूरत आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो चीजें हैं स्मॉल आउटपुट भी है। ठीक है, छोटा जो है आपको यहाँ पे निर्वाह करना होगा। ठीक है, निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया है। तो ये देखो यहां पे है आपका गहन निर्वाह कृषि। अब देखो, में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है और अधिक धूप वाले दिनों में से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाती है। चावल मुख्य फसल होती है यहाँ की इस कृषि की, और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है। इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को आप अच्छे से अंडरलाइन करके इसे आप नोट्स मेकिंग में, नोट्स में फ्रेमिंग कर सकते हैं, राइट। और वहीं आदिम कृषि की बात करें तो स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशु चारण शामिल है इसमें। ठीक है, अब ये पशु चारण शामिल है, इसके मतलब क्या है, चलो इसे हम हटाते हैं। हाँ, तो ये है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्थानांतरित और जलवासी तो पार्ट है। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र में ये चीजें आपको क्लियर होगा, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं 7वीं की बुक में। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्व भारत के भागों में प्रचलित है और स्थानांतरित खेती। ये जो है कि भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र, ठीक है, पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्ष को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है, तब मक्का, रतालू, आलू और कछुआ जैसी फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चले जाते हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, जो कि हम लोग इससे पहले भी इस कृषि के बारे में, इस पद्धति के बारे में प्रीवियस बुक में पढ़ चुके हैं, राइट। अब देखो जलवासी पशुचारण कृषि क्या है, राइट। अब ये है सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में। सहारा, ध्यान रखना,
सहारा सुन करके कुछ याद आ रहा है? प्रीवियस 7वीं के लास्ट चैप्टर का चीजें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप एकदम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास 6वीं पढ़े तो क्लास आपको 7वीं पढ़ना होगा, फिर क्लास 8वीं पढ़ना होगा, तब जाकर कि इन सब चीजों का आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो फिर असंभव। अगर आपका माइंड लेवल उतना इंक्रीज नहीं है तो फिर ये असंभव है, राइट। चलो, और करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मैं आपके मनोबल को डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। देखो, अगर बात करें तो एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है ये जलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रक्रिया स्वरूप उत्पादन होती है। देखो, पशुचारक मुख्यतः भेड़ जैसे कि ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। इस प्रकार के खेती वाले ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस और ऊन, खाल और अन्य उत्पादन उपलब्ध कराते हैं। ये इस प्रकार की आपको देखने को मिला, ठीक है। अब चलो आगे की ओर अगर बढ़ें तो आगे हम देखेंगे इसके सेकेंड टाइप की। ये हमारे कृषि का जो है सेकेंड टाइप है, ध्यान देना। फर्स्ट टाइप हम लोगों ने देखा निर्वाह कृषि, और ये है हमारा वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल, ठीक है। क्या है हमारा? ये है हमारा कमर्शियल, ठीक है। अब अगर बात करें तो वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल फार्मिंग। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। यह अपने परिवार के भोग के लिए नहीं, विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत उत्कृष्ट क्षेत्र यानी कि अच्छे क्षेत्र की आवश्यकता होती है हमें, यानी कि इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रो एंड द एनिमल्स आर रिगर्ड फॉर सेल इन मार्केट, द एरिया आर कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज्ड, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि इसमें विस्तृत कृष्ट और क्षेत्र और अधिक पूंजी, यानी कि यहां पे कैपिटल जो है लार्ज लगेगा, यानी कि बड़ा लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। अधिकांश कार्य मशीन के द्वारा हुआ यहां पे होती है, ठीक है। क्या है यहां पे जो है अधिकांश कार्य मशीन के द्वारा। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है, यानी कि इसकी 3 ऑफ टाइप्स है, ठीक है। अगर बात करें तो गन्ने की रोपण कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, ओके। देखो, अगर बात करें तो इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। वाणिज्यिक मतलब समझ रहे हो ना, विक्रय करने के लिए। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्म से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धनाकाल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है, ठीक है। ये वाणिज्यिक अनाज कृषि। और वहीं मिश्रण की बात करें तो यहां देखो, भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। कौन? ये मिक्सर कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें तो यहां देखो, यह पूरी चीजों को एकदम अच्छे से क्लियर किया गया है, ठीक है। देखो, रोपण कृषि, सबसे पहला रोपण कृषि देखो, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है ये। यह चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। एकल फसल उगाई जाती है। एकल फसल सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, ठीक है। ये जो है आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें तो इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की खेती के लिए बृहद पैमाने पर आपको श्रम लगेंगे और कैपिटल भी देखने मतलब चाहिए आपको, लेबर, ठीक है। अधिक लेबर और कैपिटल आर रिक्वायर्ड, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड होता है इसमें दी, ठीक है।
अगर हम बात करें इसमें तो उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में कर दिया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। प्यारे, अगर क्लास 6वीं और 7वीं की बुक मेजरली अगर आप क्लास 6वीं की बुक को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो फिर ये नहीं बता सकते कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ है, किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अगर यही बात करें तो इसकी मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। यहाँ पे फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य फसलें हैं। ओके, जूट और कपास रेशेदार फसल है। चाय और कहवा मुख्य पेयजल फसलें। ओके, अगर ये बात करें तो यहां देख सकते हो आप चावल की, गेहूं और मिलेट। ठीक है, ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है चावल। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से एक बार रिवाइज करना, पढ़ना। ठीक है, मक्का, कपास, इन सभी के बारे में जो है यहाँ पे दिया गया है। अगर हम यहीं पे बात करें तो कृषि का विकास यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ, राइट। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू एफर्ट्स मेड इन द इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यह कह रहा है कि कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास से है। ये कई तरीके से प्राप्त हो सकते हैं, राइट। ये कह रहा है दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वे सच एज द इंक्रीजिंग। ठीक है, ये कह रहा है कि ये अनेकों तरीके से, जैसे कि आपको बात करें बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा करके, सिंचाई सुविधा में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, तो इन सब तरीके से आप इसे जो है डेवलप कर सकते हैं, इसे विकास में ला सकते हैं। भारत का एक फॉर्म है जो ये चीजें आप पढ़ लेना, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म, जो ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको इस पे ध्यान देना। ठीक है, तो ये मेजरली कुछ चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहां तक रहा, राइट। अगर यही बात करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आपने देखा, ठीक है। तो अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसे अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझे होंगे, तो आप अच्छे से इसे, ठीक है, अच्छे से इसे आप मतलब नोट्स मेकिंग कर लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी। अभी इस कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल फार्मिंग। अब ध्यान से इन सब चीजों को सुनना, ठीक है, और सुनने के बाद जो है इसे क्वेश्चन टिक करने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म मतलब आंसर देने की कोशिश करना। कह रहा है कि इट इज द डिफाइंड एज अ केमिकल फ्री फार्मिंग एंड द लिवस्टॉक बेस्ड, यानी कि इसे रसायन मुक्त खेती और पशुपालन आधारित के रूप में परिभाषित किया गया है, राइट। अब कह रहा है कि यह कई अन्य लाभ प्रदान करते हैं। क्या, इट होल्ड द प्रॉमिस ऑफ इनहेंस फॉर्म्स। ठीक है, ये प्रदान किसानों की आय बढ़ाने का वादा करता है, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना या कम करना। तो ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है, एक स्टेटमेंट सही है या दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट में बताना कि इसका राइट आंसर जो है क्या होने वाला। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, मैं हिंट्स में दूं तो अगर मैं हिंट्स का हूं तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मैं बात कर रहा हूं शायद, इसमें मैं 50-50 की बात कर रहा हूं। ठीक है, मेरे अनुसार
बाकी आप अपना ओपिनियन देना, अगले लेक्चर में मैं इससे अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। आप सच में मुझे बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो, अगर मुझे उम्मीद है यहां तक अगर आप, चलो इसका मैं आंसर बताता हूं, ठीक है। मेरे मन में आया तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट सच में सही है, ठीक है। इसका दोनों ही स्टेटमेंट सच में सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के ऊपर जो है आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का जो है आंसर मुझे कमेंट करके देना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर इसमें भी है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इट इज एन एग्रीकल्चर प्रोसेस दैट यूजेस बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्ट कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट्स, ठीक है। तो ये आपको देखना है, इट इज अ यूनिक। तो ये एक बार आप पढ़ना, रीड करना अपने से, और एक बार कोशिश करना इसका आंसर सही देने का। बाकी कल के लेक्चर में हम इसे डिस्कस कर लेंगे और आपको बता देंगे कि क्या इसका राइट आंसर है, राइट। मुझे उम्मीद है कि चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आप सच में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और करने में सक्षम भी होंगे। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो आप इसे भी अच्छे से आप कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सच में कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को आप पहले से करने की, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर मिशन जो है उसको बूस्ट द प्रोड्यूस, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर मिशन जो है, ध्यान से देखना, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसके बारे में आपको ये जानना होगा। देखो, अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आप गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कीम है इसे आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम में आप अगर चाहो तो इसमें आप देख सकते हो कि इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी, ठीक है। लॉन्चिंग से रिलेटेड चीजों को लिख सकते हो इसमें, इसके एम क्या है इसको देख सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है इसे आप लिख दोगे, ठीक है। इसे लिखोगे, इस पॉइंट को लिखोगे तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ लिख पाओगे। अगर बात करें इसके लॉन्चिंग की, तो इसकी लॉन्चिंग की अगर हम बात करें तो 10 जो है 10th जो है 5 ईयर ये प्लान रहा, और ये जो है ये 2005-6 में जो है इसका लॉन्चिंग हुआ है, ठीक है। 2005-6 में इसका जो है लॉन्चिंग हुआ, राइट। 2005-6 में इसका लॉन्चिंग हुआ, और इसका एम की मैं बात करूं तो इसका एम है बूस्ट, ठीक है, बूस्टिंग द प्रोडक्टिव, ठीक है, सॉरी, बूस्टिंग द प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्शन एंड इनकम, ये इसका एम है, ठीक है, इसका एम है। अगर बात करें यहीं पे इसके चैलेंजेस की, चैलेंज क्या है इसके, तो इसकी चैलेंज की मैं बात करूं तो कोल्ड स्टोर जो है इसके लिए होना चाहिए, जो इसकी अपर्याप्त मात्रा है इसके लिए उपयोग, मतलब पर्याप्त नहीं है इसमें, इसके लिए मार्केट एक अच्छा होना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है इस पे जो है अच्छे से जो है, ठीक है, जो है ध्यान। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से अगर दोगे, ध्यान दोगे, तो इसमें आप अच्छे से जो है आंसर राइटिंग कर सकते हो। एक बार कोशिश करना खुद से लिखने की, अगर नहीं होगा तो कल इसे हम लिखकर आपको जो है दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लासेस बहुत ही बेहतर लगा होगा। आप इसे भी अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं अपने पेन से, और आप इसे आराम से अपने कॉपी में जो है नोट्स बना सकते हैं। फाइनली आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड जय हिंद। बाय बाय डियर स्टूडेंट।